हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 का जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम लेंथ की जो मेजरमेंट्स हैं कैसे की जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपके चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, ये एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो मुझे था कि ये भी टॉपिक आपको मैं करवा दूं। बात है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कभी भी उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है, वो कभी भी नहीं बताता। वो उस क्वांटिटी का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दे देता है कि इन एन अप्रोक्सीमेट यार ये डिस्टेंस है और ये लेंथ होगा आपका। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी आपके पास अगर मेजरमेंट हो तो सबसे पहला काम होता है उसको हमेशा साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में पहले लिखो। जब आपने उसको साइंटिफिक टर्म्स की नोटेशन में लिख दिया, उसके बाद क्या करना होता है, थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास ना कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 4.1 इंटू 10 टू द पावर मान लेते हैं 3 है। ये तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि इससे पहले मेरे को इसने 4100 दिया हुआ था। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी फर्स्ट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाना और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसको हमने 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिखना। तो जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा है। अब इस कंडीशन के अंदर पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये आपका 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है। क्योंकि अगर ये 5 से कम है तो उस कंडीशन में इसको मैं 1 कंसीडर करूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 3 के साथ। तो मेरा जो आंसर है वो 10 की पावर 3 आ गया। तो मैं आपको यहां पे ये कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली जो ये क्वांटिटी की वैल्यू लिखी हुई है इसकी जो लेंथ है वो 10 की पावर 3 मीटर के करीब है। ठीक है, मान लेते क्या है आपका मीटर्स है, तो ये 10 की पावर 3 मीटर के करीब है। लेकिन अगर मान लीजिए ये होता 5200 मीटर, और 5200 मीटर अगर है तो मैं इसको लिख सकता था 5.2 इंटू 10 की पावर 3। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो ये नंबर मेरा 5 या 5 से अगर बड़ा हो नंबर तो हम इसको 10 कंसीडर करते हैं। और 10 को अगर मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। तो मैं कहूंगा कि ये जो लेंथ है लगभग 10 की पावर 4 मीटर के बराबर है। मतलब और हाँ, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बार बार कह रहे हैं ना, ये होता है 10 की पावर। इस 10 की पावर को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए, जो यहां पे मैंने लिखा भी है आपका, कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है किसी भी क्वांटिटी का वो कभी भी किसी क्वांटिटी की एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं बताता, और वो हमेशा एक एक्यूरेट वैल्यू या जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उसकी नियरेस्ट वैल्यू वो बता देगा। और वो देखा जाता है सुटेबल पावर ऑफ 10 के साथ। देखिए तो सबसे पहले बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो देख लो। डेफिनेशन देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपकी। डेफिनेशन आपकी ये बताती है द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10 so obtained represents the order of magnitude of the quantity। अब देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि 10 की जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। करना कैसे है, दो रूल सिंपल बनाए गए। पहला रूल तो यह है कि अगर आपका नंबर 10 की पावर वाला छोड़ दो, उससे अगले वाला जो मैंने 4.1 या 5.1 जो दिखाया था उसकी बात हो रही है, अगर वो वाला नंबर आपका 5 से कम है तो उसको 1 ट्रीट करेंगे, और अगर वो नंबर 5 है या 5 और 10 के बीच में है तो उसको एज ए 10 ट्रीट किया जाएगा। और जब आप उसको 10 ट्रीट करेंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू के साथ, तो जो भी पावर आएगी वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड माना जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये देखो कितना खूबसूरत हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ का जो रेडियस है वो हमें लगभग पता है बेटा, जो अर्थ का रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। तो क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है तो पहले क्या किया, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हो 6400 इंटू 1000 पहले मीटर किया। अब देखिए 6 के बाद अगर मैं डेसिमल लगाता हूं उसके बाद 40000 मतलब 5, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो डेसिमल के 5 जीरोस हैं तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हो जाएंगे आपके, तो इसलिए 10 की पावर 6 मीटर यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर यहां पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर मैं 6.4 की बात करूं तो वो मेरा 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो इसको मैं एज ए 10 ट्रीट करूंगा।
फिर मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 6 के साथ तो 10 की पावर 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 7 मीटर के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यहां मतलब होगा कि इसकी पावर जो कि यहां पे 7 है। तो इस तरीके से आप किसी का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि मैंने और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करी हैं ताकि आप समझ सको। नंबर्स आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब जैसे कि देखो 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 0। तो ये 10 की पावर जो 0 है, इस 0 को ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। 49 को लिख सकता हूं 4.9 10 की पावर 1। अब 4.9 लेस देन क्या है आपका 5 है, इसलिए मैंने उसको 1 ट्रीट किया। 1 लेने के बाद 1 इंटू 10 की पावर 1 करूंगा तो ऑब्वियस 10 की पावर 1 बनेगा, और जो 1 है वो आपका बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 1 कौन सा, जो 10 की पावर है। सिमिलरली 5.1 है, 5.1 यहां पे लिखा हुआ 5.1 इंटू 10 की पावर 1 है, तो 5.1 5 से ज्यादा है, इसको 10 ट्रीट करूंगा तो 10 इंटू 10 की पावर 1 बन जाएगा 10 की पावर 2। तो ये जो 2 आप यहां देख रहे हो ये आपका बन गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अब यूनिटी हमेशा प्लस में होता है, माइनस में भी आपका होता है, आप देख सकते हो। अब देखो यहां पे लिखा है 0.049, तो 49 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। अच्छा, ये वैल्यू मेरी लेस देन क्या है 5, तो मैंने इसको 1 ले लिया, तो 1 इंटू 10 की पावर -2, तो -2 जो है वो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं बात करता हूं इसकी 0.050 की, तो इसको लिख सकता हूं 5.0 10 की पावर -2। अब क्योंकि ये 5 है तो इसलिए उसको 10 लिखूंगा, तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो 10 से पहले, तो उसको हमेशा हम लेते हैं 10 ही। तो ये बन गया आपका 10 की पावर -1, तो ये आपका -1 यहां पे हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करना था। आई होप आप ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। बहुत सिंपल सा है, देखिए सबसे पहले हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कहता है कि 3 8 2 4, उसके बाद ये देखिए 4 आपके जीरोस आ रही हैं। मैं तो आपसे देखो यही कहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले खुद इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसको चेक करें कि आप कहां से सही आया कि नहीं आया। प्लीज ये जरूर किया करो जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल करता हूं। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक किया करो। सो देखिए यहां पर मेरे पास आ जाएगा बेटा पहले बात तो 3.8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहां आ जाएगा बेटा आपके पास 10 की पावर 7। अब ये जो 3.8 आप यहां देख रहे हो ये 5 से कम है, इसको 1 ट्रीट करूंगा तो 10 की पावर 7, तो ये आ गया 10 की पावर 7 आपका। तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ आपका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो आपका है वो एक्चुअली बेटा यहां पे 7 आ जाएगा। और ये रहा आपके पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 0.000520, ये दिया हुआ बेटा यहां पे मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसको लिखूंगा, देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, ये चौथे डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लेके आना है, तो आई विल राइट 5.20 इंटू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि आप राइट साइड पे जा रहे हो तो 10 की पावर -4 आप इसको लिखेंगे। अब आप देख सकते हो बेटा ये जो है वो 5 से बड़ा है, क्योंकि 5 से बड़ा है तो मैं इसको 10 कंसिडर करूंगा, 10 इंटू 10 की पावर -4 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 10 की पावर -3। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है बेटा आपका, क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आपका -3 है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाले जो न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व करने थे। आई होप यार ये अच्छी तरह आ गया होगा कि कैसे आपने इसको करना है, राइट। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब हमने करना है बेटा द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो कि हम दो तरह के मेथड है बेटा, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इस पार्ट के अंदर मैं कुछ पार्ट कवर करूंगा, अगले वाले पार्ट के अंदर मैं इसके जो बाकी के जो मतलब इसके सब पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस कर लूंगा। बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की। देखिए जब भी हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है बेटा कि कभी भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर मुझे लेंथ पता करना हो तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं जिनकी हेल्प से हम वो मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मीटर स्केल है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, हमारे पास स्क्रू गॉज है, और इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं
डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज हम मेजर कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी मीटर स्केल या मीटर रूल के बारे में बात करता हूं, तो मीटर रूल का मतलब होता है एक ऐसा स्केल जिसकी जो रेंज है, वो जो रेंज होती है ना बेटा उसकी, वो होती है आपकी 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। पहले तो ये समझो आप यहाँ पे, ठीक है। 1 से आपका 100 से मतलब 1 से 1 मीटर बेसिकली, तो 1 नहीं कहूंगा, अगर सेंटीमीटर है तो 1 से 100 सेंटीमीटर कहूंगा, अदरवाइज 0.01 से लेकर आपका 1 मीटर तक, है ना, 1 मीटर तक आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू आप कितनी पता कर सकते हो। देखिए आप भी अच्छी तरह देख सकते हो यहां पर, लेट मी शो यू दिस, थोड़ी आपकी इसमें से क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब देखो ये तो बेटा आपके पास देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, इस 1 के अंदर कुल मिलाकर 10 डिविजन्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर को मैं 10 हिस्से अगर इनके कर दूं, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर जो कि एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर है, वो इसकी मिनिमम वैल्यू है जो आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की मेजरमेंट इस मीटर रूल से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा मीटर रूल के बारे में। अच्छा, अब अगर ये तो देखो आपको पता कि जब आप इस समय मेजर करते हो तो एक सिंगल डेसिमल प्लेस तक आप इसकी मेजरमेंट कर पाते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की रीडिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो बेटा उसके लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपका वर्नियर कैलिपर। अब वैसे तो देखो 9th क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी जो 9th क्लास की जो आईसीएससी वाली सीरीज है उसके अंदर मैंने वर्नियर कैलिपर को तो बहुत डिटेल में स्टडी कराया हुआ है और क्या बताया हुआ कि कैसे फाइंड करना है। और अगर आपने देखना हो तो क्लास 9th आईसीएससी की जो सीरीज है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, तो डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जब मैं कंपटीशन करवाऊंगा उस टाइम मैं दोबारा सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और कंपटीशन जब मैं कराऊंगा तो कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना, तो इसलिए वो अलग सीरीज में चलाऊंगा। अब ये बात कर रहे हैं हम वर्नियर कैलिपर की। देखिए वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वो है 0.01 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर तक मैं बेटा इसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो बस यही मेन बात है बेटा इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं स्क्रू गोज की, स्क्रू गोज आपको 3rd डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर देता है सेंटीमीटर का। अब देखिए 0.01 mm तक ये आपको मेजरमेंट करके दे सकता है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू वो इतनी मेजर करके आपको दे सकता है। ठीक है ना, और हर स्केल का अपना एक स्पेसिफिक तरीका होता है यूज करने का। वो तरीका अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी मेजरमेंट करना हो और एक स्पेसिफिक रेंज तक की मेजरमेंट करे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है, इनकी हेल्प से बेटा आप ये मेजर कर सकते हो। बात करनी है हमने इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है बेटा, क्या है इनडायरेक्ट मेथड। अब मेरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि कोई शिप जा रही है, ठीक है। अब जो शिप है, नीचे जो सी बेड है वहां पे कोई एक ऐसी चीज है जिसको वो ढूंढना चाहती है। अब वो कितने डिस्टेंस नीचे है ये हम ऐसे मिन कर तो मेजर नहीं कर सकते, स्केल की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो अर्थ और मून के बीच का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो अब मैं स्केल की हेल्प से या किसी तरीके से तो उसको मेजर नहीं कर सकता। जिस टाइम मैं आपकी एज में था और जिस टाइम मैं ये सब स्टडी कर रहा था, उस टाइम मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मून का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस उन्होंने कैसे मेजर कर लिया। देखिए अगर तो आपको इस बात का आंसर पता है फिर तो ठीक है, और अगर नहीं पता तो आज आपके वो जो जितने भी डाउट्स हैं वो यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कई कुछ ऐसी मेजरमेंट जिनको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स बनाए गए। तो सबसे पहला जो मेथड बेटा आज हमने स्टडी करना है वो है एको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी चीज का बेटा डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत इजी तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, और इसी के मतलब इसी को बेस बनाते हुए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए गए अलग अलग टाइप के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। पहले तो हम एको के बारे में बात कर लेते हैं। एको बेसिकली है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, मान लेते बेटा ये हमारे पास हिल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर हिल है, और तुम यहां खड़े हो पी पॉइंट पे। तुमने ना इस हिल का डिस्टेंस पता करना है अपने अपने जहां पे तुम खड़े हो वहां से। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में एक तो होना चाहिए स्टॉप वॉच,
और दूसरा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए एक गन। ठीक है, अब जैसे तुम गन को फायर करोगे, स्टॉप वॉच ऑन कर देना, तो तुम्हें पहली बात तो सुनाई देगी ऑब्वियस है, जब स्ट्राइक किया। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपको फिर से गन की आवाज सुनाई देगी। जिस टाइम तुम्हें दोबारा गन की आवाज सुनाई देगी वहीं पे स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना। तो अब देखा जाए तो तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो साउंड है वो यहां से यहां ट्रेवल की एक्स डिस्टेंस, वहां टकराया, और टकराने के बाद जब वो वापस आया तो फिर से उसने एक्स डिस्टेंस से ट्रेवल किया। जाते वक्त और आते वक्त का जो टोटल टाइम है वो टी आपको पता है, टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया वो 2x आपको पता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर आप कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है बेटा, स्पीड मिल जाती है, राइट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो स्पीड ऑफ साउंड जो कि मुझे पता होता है एक फिक्स टेम्परेचर में कितना है ये मुझे पता होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने वो टाइम के साथ जो आपने मेजर किया है और उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है बिटवीन यू एंड दैट हिल। तो एको का क्या मतलब क्या होता है, एको क्या करता है, एको एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी मदद से जब एक साउंड ट्रेवल करता है, एक मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस पहले तो जब वो ट्रेवल करता है और किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है तो टकरा के वो वापस आता है। इस पूरे फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हम कह सकते हैं। एको इसका एक स्पेशल फिनोमिनन है और उस एको की हेल्प से हम आसानी से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब आपके सामने देखो फॉर्मूला बन गया, स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि जितना डिस्टेंस जाने में लगता है उतना आने में लगता है, और इस सिंपल से फॉर्मूले से हम आसानी से अपने डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया बेटा, आपका एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, बाकी एको क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। एको एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ऑब्स्टेकल जो है वो टेक प्लेस करती है। एंड इसीलिए इसी एको मेथड को हम रिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। आई होप ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब इसी रिफ्लेक्शन मेथड पे लेजर मेथड यूज किया जाता है। अब आपको बताऊं, पहली बात तो लेजर का मतलब क्या है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सुनने में बहुत अजीब होता है बट मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। लेजर की सबसे बड़ी खास बात, पहली बात तो ये मोनोक्रोमैटिक होता है। क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब है, मोनोक्रोमैटिक, देखो बेटा मोनो मतलब होता है आपका सिंगल और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। तो पहली बात तो एक सिंगल कलर ऑफ लाइट होती है, पहली बात। दूसरी खास बात बेटा इसकी ये है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है आपकी। ठीक है, मतलब इस लाइट की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तीसरा यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि वो ऐसे ना फैलती नहीं है। देखो नॉर्मल टॉर्च जब आप चलाते हो देखा होगा लाइट आपकी फैलती है, लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर होता है यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये लेजर मेथड में करना क्या है, पहली बात जो एको में किया था सेम टू सेम लेजर मेथड में हम इस्तेमाल करेंगे, बट इससे ना हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वो हम मेजर कर सकते हैं। तो जिस टाइम मैं स्टडी कर रहा था, जिस टाइम मैं सोचना चाहता था ना कि यार हमें कैसे पता कि यार ये डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया तब जाके मुझे पता लगा कि एक्चुअली में लेजर मेथड से वो किया जाता है। अब इसमें करते क्या है, ऑफ कोर्स मन में अभी भी आ रहा होगा, तो बताता हूं। एक्चुअली में हम ना एक लेजर बीम को भेजते हैं मून की तरफ, ये किया जाता है। अब वो लेजर जो है जब वो मून की तरफ जाएगा और टकरा के जब वो वापस आएगा और यहीं पे दोबारा ऑब्जर्वेटरी में पहुंचेगा तो हम वो टाइम नोट कर लेते हैं। और लेजर की स्पीड पता ही होती है क्योंकि हमने भेजी तो हमें पता ही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी की लेजर आप भेज रहे हो। तो टाइम और स्पीड की हेल्प से हम आसानी से इसका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हो। ऑब्वियसली लेजर क्या है, लाइट ही तो है, और लाइट की स्पीड पता नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है आपकी। तो बस उससे अगर टाइम पता हो, स्पीड पता हो तो डिस्टेंस मैं मेजर कर ही लूंगा। हाँ याद रखें जब आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 जरूर करना, क्योंकि जितना डिस्टेंस जाने में लगता है उतना वापस आने में भी लगता है। तो इस मेथड से हमने अर्थ और मून के बीच में जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो मेजर किया था। तो ये तरीका है
अर्थ और मून के बीच के मेजर मतलब डिस्टेंस को मेजर करने का वे। आई होप आपको बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है आपका ये। गुड। बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट जो है रेडार। अब रेडार का काम क्या होता है? पहली बात तो जो रेडार है ना, इसका काम होता है कि हमारे आसपास के जो एयरप्लेन्स, जो जेट्स होते हैं, उनकी पोजीशनिंग पता करना। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? पहली बात, रेडार जो है वो बेसिकली आपका जो रेडियो वेव्स है वो एमिट करता है इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। देखो कैसे घूम घूम के हर जगह पे अपनी रेडियो वेव्स जो है वो भेजता रहता है। तो जब रेडियो वेव्स किसी भी प्लेन से जाके टकराती है बेटा, टकराने के बाद वो वापस में क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। और जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो इसको समझ में आ जाता है कि जो प्लेन है वो कितनी दूरी में है और कहां पर है। ठीक है, तो यहां पे जो आप अभी पिक्चर देख रहे थे, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं ये चीज, देखिए ध्यान से। अब यहां पे क्या हुआ कि ये टकराया, टकरा के जब इसके बाद वापस आया तो ये गेट टू नो दैट कि भाई कितनी दूर है। और देखिए आपने कभी ये देखा होगा, पिक्चर में जरूर देखा होगा कि ऐसे बीप है ना, ये ग्रीन रंग के जो स्पॉट है वो दिखाई देता है, वो एक्चुअली इस प्लेन की पोजीशन बता रहा होता है, कितनी दूर है, कहां पे है, कैसे है। तो ये सारी बातें हमें पता लग जाती है इस रडार मेथड से। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो है इसमें से सेंड की जाती है। बात आती है सोनार की। यह है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इस सोनार के अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव को जब ऊपर से ऐसे नीचे, नीचे से टकरा के जब वो वापस आएगा तो ऑब्वियस है जाने का टाइम और आने का टाइम, मतलब जाकर वापस आने का टाइम मुझे अगर पता हो, और मुझे पता है जो सोनिक वेव है उस सोनिक वेव की जो स्पीड है वो वाटर में कितनी होती है वो मुझे पता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है और उसकी स्पीड पता है, उसका टाइम पता है, तो उससे डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इनडायरेक्ट तरीके से डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर पाते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे एक अच्छा वो बात, एक जो चीज आएगी वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर अपना न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि इस एको के बेस पे है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये क्या था कि रॉक अंडर वाटर 2900 मीटर डीप, कैलकुलेट द टाइम इन विच an ultrasonic signal will return after reflection from the rock and take the velocity of ultrasonic wave in the water is this one। अब देखिए कितना ज्यादा सिंपल आपका क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में बेटा ये कर सकते हो। देखिए ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वैसे तो स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ये दी है 1.4। अब ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी आपको दी हुई है 1.45 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको मैं 1.45 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड बनाऊंगा इसको मैं। तो ये बन जाएगा बेटा 1450 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो ये कन्वर्ट करो आप इसको, तो 1450, ठीक है जी। और साथ में बेटा डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आ गया टाइम, और डिस्टेंस जो है वो 2900 मीटर मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो टाइम आपको पता ही है बेटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2900 डिवाइड बाय 1450। तो जीरो से देखो, जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया है। और बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4। सो देखिए बेटा अब हमने करना है, दैट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज 10 की पावर 13 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है पहले तो हम ये देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ बेटा डिस्टेंस कितना दिया है, 10 की पावर 13 किलोमीटर हमें दिया हुआ है, जिसको मैं 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर 3 मीटर लिख सकता हूं, जो कि बन जाएगा 10 की पावर 16 मीटर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मुझे टाइम बताओ। देखो अब आप बोलेंगे सर स्पीड तो दिया नहीं। अरे मैं आपको बताया ना कि लेजर क्या है, एक लाइट होती है, और लाइट की स्पीड आपको पता ही है बेटा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपको मैं ऑलरेडी अब बता चुका हूं कि स्पीड हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 2d बाई टी आपने हमेशा याद रखना कि जब एको वाला क्वेश्चन हो, टकरा के वापस आने वाला क्वेश्चन हो, तब 2d बाई टी करना होता है आपने, यहां गलती ना हो तो फिर तो हो ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे निकालना था टाइम। तो टाइम हो जाएगा बेटा आपके पास 2d डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, अब मतलब आ गया 2 इंटू डिस्टेंस है बेटा 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8। ये से कटेगा बेटा तो बनेगा 10 की पावर 8 बन जाएगा।
अच्छा, ये बनेगा 0.677, मतलब ये इस तरह बनता जाएगा ना। 20 है ना, 6 18 2, देखो ना ये 2 है आपका, ये आपका 3 है, तो ऑब्वियस है 0 करेंगे डॉट आएगा, 6 3 18 ये बन गया। उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 3 18 है ना, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 6.66 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है 7, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 8 है, एक 10 इसको दे देता हूँ, तो बनेगा 6.67 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, सेकंड्स। तो बेटा इस तरीके से आप ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इजी है ना, आई होप आप कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस याद रखने की एको के सिस्टम के अंदर आपको 2D/T के कॉन्सेप्ट के साथ चलना होता है, बाकी तो आप आंसर निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड स्टडी कर लिया, और साथ ही साथ हमने इनडायरेक्ट मेथड के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी के जो इतने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सब डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।